नमस्कार साथियों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन में क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। आज हम जानेंगे चरणबद्ध प्रक्रिया और क्या हम रणनीति बना सकते हैं जिससे बच्चे का एडमिशन ज़रूर हो और एडमिशन कैंसिलेशन के चांस कम हो जाएं। मैं पवनेश कुमार आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल PKU इन्फॉर्मेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है। इसके पूरे भारत में, इवन विदेशों में भी कई सारे विद्यालय खुले हुए हैं। भारत के सभी शहरों में केंद्रीय विद्यालय के आपको जो विद्यालय हैं वह मिलेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है और यह CBSE बोर्ड के द्वारा इसमें पढ़ाई होती है। CBSE बोर्ड से संचालित है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करवाई जाती है और जो सिलेबस है वह बहुत सही है। बच्चे पर किसी भी प्रकार का अधिक दबाव नहीं होता। साथ ही केंद्रीय विद्यालय में जो फीस का स्ट्रक्चर है वह बहुत उचित है और जो आजकल प्राइवेट विद्यालयों में लूट मची हुई है उस लूट से बचाने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं। सबसे पहले हम चरण दर चरण प्रक्रिया समझ लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की क्या प्रक्रिया है। वैसे मैं अपनी कई वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी अलग अलग बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि नए पेरेंट्स जुड़ते हैं, नए वीडियो पर हर बार नए पेरेंट्स आते हैं, उनकी अलग अलग क्वेरी आती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से शुरुआत से वीडियो बना दी जाए। तो मैं पुनः आपको चरण दर चरण प्रक्रिया बताता हूँ। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकता है। बस इसमें कुछ लोगों के लिए, कुछ कैटेगरीज़ के लिए वरीयता रहती है। उनमें केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी, सैनिक सेवा में कर्मचारी हैं उनके लिए, और साथ ही कुछ प्रोजेक्ट विद्यालय होते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए वरीयता रहती है। लेकिन इसमें ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि आम जनता के लिए इसमें एडमिशन नहीं हो सकते। ऐसी अफवाह रहती है लोगों के बीच में कि आम लोगों के जो प्रवेश हैं वो केंद्रीय विद्यालय में नहीं होते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी दूंगा कि आम लोग भी किस प्रकार अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराकर इस अच्छे विद्यालय का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अब बात करते हैं चरण दर चरण, किस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का चरण शुरू होता है। सबसे पहले जब ऑनलाइन एडमिशन प्रारंभ होते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है। आपको अपने बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसमें कुछ निश्चित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है जिनकी जानकारी वीडियो में मैं आगे दूंगा। दूसरा, जब रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है तब लॉटरी प्रक्रिया शुरू होती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन लॉटरी के माध्यम से बच्चों को सिलेक्ट करता है और बच्चों का एडमिशन चुनता है। लॉटरी एक के बाद एक निकलती जाती है जब तक सीटें सारी फुल नहीं हो जाती। आपको चैनल के माध्यम से लॉटरी प्रक्रिया के बारे में भी बताया जा चुका है। आप चैनल पर जाकर वह वीडियो भी देख सकते हैं और लॉटरी प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं। इसके बाद जब लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, 2 चरण पूरे हो गए, तीसरे चरण में एडमिशन के लिए बच्चों को और माता पिता को स्कूल में बुलाया जाता है। जब आप बच्चे का लॉटरी में नाम आ जाता है तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए विद्यालय में बुलाया जाता है। आपने अगर कैटेगरी सही सिलेक्ट की है, सारे डॉक्यूमेंट आपने सही लगाए हैं, तब जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियां कैटेगरी चुनने में और गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने में होती है, तो कई सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद, लॉटरी में नाम आने के बावजूद भी एडमिशन कैंसिल हो जाता है। इस वजह से
हम ये कोशिश कर रहे हैं अपनी विभिन्न वीडियो के माध्यम से कि लोगों को पूरी जानकारी हो जाए और जिस बच्चे का नाम एडमिशन लिस्ट में आ जाता है उसका फिर एडमिशन कैंसिल ना हो। उन माता पिताओं को बहुत दुख होता है जिनका नाम आने के बावजूद भी एडमिशन कैंसिल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कुछ रणनीति के बारे में कि जिससे आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल ना हो, आपसे गलतियां कम से कम हो। तो इस रणनीति को मैंने अपने ज्ञान के आधार पर 4 चरणों में बांटा है, उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले पूरी जानकारी रखें। आप अगर इसके बारे में पूरी जानकारी रखेंगे कि किस प्रकार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं, जानकारी को अपडेट लेते रहें। जैसे आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा लीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही आप केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर लगातार अपडेट लेते रहें और सारी जानकारी को आप वेरीफाई भी करते रहें, क्योंकि यूट्यूब पर कई भ्रमित करने वाली जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं। जैसे कि अभी कई लोगों ने ऐसी वीडियो भी बनाई हुई हैं कि जो एडमिशन है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है। आज दिनांक 7 मार्च तक अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। दूसरी बात करते हैं कि कागजातों का संकलन। दूसरे चरण में आपको जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, वीडियो में मैं आगे उन डॉक्यूमेंट्स को फिर से बताऊंगा, उन डॉक्यूमेंट्स का आप संकलन करके पहले से रखें। कुछ भी मिस्टेक है तो उन मिस्टेक्स को सुधार के रखें ताकि कोई दिक्कत ना आए। तीसरी चीज़ है अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके, जिन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन के समय डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको स्कैन करके आप अपने पास रखें, चाहे लैपटॉप में, मोबाइल में, आप किसी में भी रख सकते हैं। चौथा और अति महत्वपूर्ण, आप अपनी कैटेगरी को जानें और अपनी कैटेगरी का लाभ उठाएं। चाहे SC, ST, OBC या RTE कोटा हो, या आप सर्विस कैटेगरी से आते हैं तो आपकी सर्विस कैटेगरी कौन सी प्रायोरिटी पे आएगी, आप उसकी जानकारी रखें ताकि आगे आपको एडमिशन के समय कोई भी दिक्कत ना हो। इन सभी चीज़ों के साथ अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास संकलित करके रखने चाहिए। इसमें सर्विस कैटेगरी और नॉन सर्विस कैटेगरी दोनों के बारे में बात करेंगे। सर्विस कैटेगरी वालों के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का फ़ोटो, बच्चे का आधार कार्ड, आप जिस सर्विस कैटेगरी में हैं उसका सर्विस प्रमाण पत्र आपको बनवा कर रखना है। साथ ही अपने पिछले 7 वर्षों का ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई आपकी जानकारी और उचित केंद्रीय विद्यालय संगठन की साइट पर अवेलेबल फॉर्मेट में आपको वह जानकारी तैयार करके रखनी है। और आपको एक परमानेंट मोबाइल नंबर, परमानेंट ईमेल आईडी ये तैयार रखना है। यदि आप कास्ट कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इन जो अभी डॉक्यूमेंट बताए थे इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वह भी तैयार रखना है। यदि आप RTE कोटे के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको EWS सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट, इस तरह का जो इनकम दर्शाता हो इस सर्टिफिकेट को आपको अपने पास रखना है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय जिन डॉक्यूमेंट्स की स्कैन रूप में आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बता दूं, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का फ़ोटो। अगर आप RTE कोटे के अंतर्गत या नॉन क्रीमी लेयर कोटे के अंतर्गत एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो है आपको पोर्टल पर डालना पड़ता है। कई माता पिताओं का प्रश्न ये भी है कि क्या जो आधार है उस पर नाम दूसरा है और जन्म प्रमाण पत्र पर नाम दूसरा है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। डेट ऑफ बर्थ में भी यही है। तो साथियों, आप अभी समय है, अभी आप इनका करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो जन्म प्रमाण पत्र की ही मानी जाती है। फिर भी आगे के लिए भविष्य में कोई दिक्कत ना हो तो अभी भी आप करेक्शन करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो
SC, ST, OBC, RT कोटा के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए RT कोटा में 25% सीटों का रिजर्वेशन रहता है। OBC, NCL कैटेगरी वालों के लिए 27% का कोटा रहता है और आपका ST कैटेगरी वालों के लिए 7.5% का कोटा रहता है। SC के लिए 15% का कोटा रहता है और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए 3% का कोटा रहता है। साथ ही सिंगल गर्ल चाइल्ड बच्चों के लिए भी कोटा रहता है। उसके लिए आपको एफिडेविट बनाकर तैयार रखना है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने ये सारी चीज़ जानी और एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, आपको उचित जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप इन चारों रणनीतियों के साथ अगर तैयार रहेंगे तो मेरा ऐसा सुझाव है, मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों के एडमिशन कैंसिल नहीं होंगे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।